ठीक है, तो आज जो हम लोग देखेंगे वेव नेचर ऑफ मैटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेव नेचर ऑफ मैटर, नाम से देखो क्या लग रहा है, वेव नेचर ऑफ मैटर। मैटर मतलब जो भी तुम्हारा मटेरियलिस्टिक हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, सॉलिड जो होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हैं, वो वेव नेचर प्रॉपर्टी देते हैं इस कॉन्सेप्ट में। तो इसकी जो कहानी है या इसकी जो थियरी है, देखो सबसे पहले ये हुआ कि बहुत मुश्किल से हम ये समझ पाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब लाइट जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम क्या आ गई, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया तो इसमें ये प्रॉब्लम आ गई कि जो वेव थियरी थी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ये तो हमने डिस्कस किया था, क्योंकि उसके कई सारे प्रॉपर्टी फेल हो रही थी। तो फिर आइंस्टीन ने एक थियरी दिया कि एक काम करते हैं कि ये वेव नहीं है, लेट अस अज्यूम एज ए क्वांटा, मतलब इट्स ए क्वांटम, इट्स ए पैकेट ऑफ एनर्जी। मतलब ये छोटे छोटे पैकेट्स में या छोटे छोटे जैसे पार्टिकल कैरी कर रहे हैं इसको, ठीक है, उसको उन्होंने फोटॉन थियरी बोल दिया, क्वांटम थियरी बोल दिया। क्लियर? तो कहने का मतलब जो रेडिएशन है वो तुम्हारा उसके बाद डुअल नेचर आ गया। क्या मतलब, कभी तो आप बोल रहे हो भैया कि ये इट इज़ ए वेव नेचर, और जब वेव नेचर वाला प्रॉब्लम दिखने लगा तो आपने बोल दिया पार्टिकल नेचर। तो कहने का मतलब कि जो वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो वेव मतलब जो रेडिएशन जो होता है, दैट कैन हैव टू नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो एक साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट थे, उनका नाम देखो, स्पेलिंग लिख लो ये BROGLIE, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डी ब्रॉगली। इसका नाम ऐसा लगता है लेकिन बोलते नहीं है, ठीक है, आपके बुक में ही लिखा है इस चीज़ को कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, डी ब्रॉय। इट इज प्रोनाउंसिएट एज ए डी ब्रॉय। तो डी ब्रॉय वॉज वन ऑफ द फिजिसिस्ट। उन्होंने क्या बोला कि जो रेडिएशन होता है अगर ये पार्टिकल नेचर को शो करता है तो इसका मतलब जो पार्टिकल है अगर उसको एक सुटेबल कंडीशन दिया जाए तो इट मे बिहेव लाइक ए वेव। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक नया चीज इन्होंने बोला कि वेव को हमने पार्टिकल चलो एज्यूम करके कुछ तो हमने कर दिया, अब एक नया कॉन्सेप्ट एकदम समझो, ये जस्ट उसका ये कंट्राडिक्शन, मतलब कंट्राडिक्शन नहीं बोलेंगे, जस्ट उसका रिवर्स लॉजिक था, रिवर्स लॉजिक से, एंटी लॉजिक से, कि वेव का अगर मैटर तुम्हारा वेव कैन हैव मैटर तो मैटर ऑल्सो कैन बिहेव लाइक ए वेव। ये जस्ट एक थियरी थी उनकी, बहुत बड़ी बात थी। जस्ट उन्होंने थियरी दिया कि जब वेव मैटर की तरह बिहेव कर सकता है तो मैटर क्यों नहीं वेव की तरह बिहेव कर सकता है। तो उन्होंने उस पर जो फॉर्मूला दिया, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, इसको लिख लीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, h/p h/mv, ये m इंटू वी, यही आपका मोमेंटम है। मतलब कोई भी पार्टिकल में देखो मास होता है, ऑब्वियसली कोई भी पार्टिकल किसी वेलोसिटी से चलता है तो उसमें मोमेंटम होता है। तो किसी भी मैटर में अगर मोमेंटम है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी और मास के साथ अगर मोमेंटम है, ये मोमेंटम अगर उसके अंदर है, मतलब मास है और वेलोसिटी है तो ऑब्वियसली मोमेंटम है, तो h/p, तो ये एक लैम्डा एसोसिएट हो गया इसके साथ। इसी लैम्डा को हम लोग, ये जो इक्वेशन, इसी को हम लोग डी ब्रॉय इक्वेशन बोलते हैं। बहुत ही छोटा सा इक्वेशन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कोई भी मास, जैसे हम ही तुम हैं, 50 kg 100 kg के जो भी मास है हमारा, अगर हम एक वेलोसिटी से दौड़ना शुरू करें तो ये थियरी क्या कहती है, वी कैन बिहेव लाइक ए वेव। ये फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी बात है। कल को हमको इतना तेज़ दौड़ा दिया जाए कि हम लोग वेव बन के दौड़ने लगेंगे और फिर स्पीड स्लो कर दी जाए तो फिर से हम कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मूवी में अक्सर देखते हो ये चीज़, ठीक है, मूवी में अक्सर देखते हो ये चीज़ कि कोई बहुत तेज़ दौड़ना शुरू किया, बस वो गायब हो गया। बजरंगबली तो हमारे बहुत करते थे, ठीक है तो कहने का मतलब कि ये वेव में कन्वर्ट हो गया। इसी इक्वेशन को बोला गया डी ब्रॉय इक्वेशन, डी ब्रॉय रिलेशन लिख लीजिए, दिस इज नोन एज डी ब्रॉय रिलेशन। एंड ये जो वेवलेंथ है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मैटर वेव। ये मैटर वेव बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये मैटर वेव है, ठीक है, ये मैटर वेव है।
और ये उसका वेवलेंथ है। लैम्डा इज बेसिकली इसको मैटर, वेव इज जनरेटेड बाय मैटर, सो इट इज कॉल्ड अ मैटर वेव एंड दिस इज कॉल्ड डी ब्रॉय वेवलेंथ। मैटर वेव बोलते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिकोमैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसके चलते वेव आता है। यहाँ पे एक मैटर दौड़ रहा है, मेटेरियलिस्टिक चीज दौड़ रही है, इसलिए वेव बन रही है। तो ऑल टुगेदर इट्स अ डिफरेंट वेव, इट्स अ मैटर वेव। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ये देखो एक नई चीज ऐसा लग रहा है हमको दिख गई है यहाँ पे, लैम्डा इक्वल टू h बाई पी। लेकिन अगर याद होगा हम लोग जब ये पार्टिकल थियरी कर रहे थे आइंस्टीन की, तो उसमें हमने दो फॉर्मूला दिया था। एक हमने दिया था E इक्वल टू एच न्यू दिया था, जो एनर्जी ऑफ क्वांटा होती है, ठीक है। एक मोमेंटम का फॉर्मूला दिया था, क्या था बताओ जरा जल्दी से। एच न्यू बाई सी, यही था। यस सर। ठीक है, टी का फॉर्मूला है नहीं ये फॉर्मूला दिया गया था कि जो तुम्हारा ये क्वांटा होती है उसकी एनर्जी होती है E इक्वल टू एच न्यू, और जो उसका मोमेंटम मैंने उसमें बताया था कैसे आया था फॉर्मूला। पी को तुम्हारा मोमेंटम होता है, ये एच न्यू बाई सी होता है, यही था ना। ठीक है, अच्छा तो यहां से देखो h बाई पी क्या हो रहा है, यहां से अगर देखा जाए तो h बाई पी की वैल्यू c बाई न्यू है, और यही c बाई न्यू क्या होता है, लैम्डा होता है। ये देखो, ये देखा जाए तो दोनों रिलेशन एक ही है, कुछ अलग नहीं है। ये जो थियरी आ रही है ये हमारा पार्टिकल थियरी से निकल के आ रही है। मतलब जब वेव तुम्हारा पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, व्हेन ईएम वेव इज बिहेविंग लाइक ए पार्टिकल, इन दैट केस वी आर यूजिंग दिस सेट ऑफ फॉर्मूला। व्हेन मैटर इज बेसिकली मैटर इज ट्रेवलिंग एज ए वेव, या हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वेव की तरह, तो ये फॉर्मूला, बोथ फॉर्मूला आर बेसिकली सिनोनिमस। समझ में आया? लेकिन इसी कॉन्सेप्ट के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है, यही सेम फार्मूला है, लेकिन नोबेल प्राइज है क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बोल्ड थ्योरी है। क्योंकि ये एक पार्टिकल को तुम सुटेबल सिस्टम में तुम क्या बना सकते हो, एक वेव की तरह ट्रेवल कर सकते हो। ये क्लियर हुआ, समझ में आया? एक छोटा सा एग्जांपल आपके बुक में दिया है कि अगर 0.12 kg की कोई बॉल को अगर आप इसको वेलोसिटी दे दीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो लैम्डा की वैल्यू, आप निकाल सकते हो h अपॉन मास आप 0.12 रख के, और ये 20। देखो h की वैल्यू क्या होती है, h की वैल्यू बहुत ही कम होती है, क्या होती है 6 पॉइंट, ठीक है। तो ये वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 2.7 इंटू 10 टू द पावर -34। देखो कोई एक बॉल को जब तुम किसी वेलोसिटी से थ्रो किए तो इस फॉर्मूले ने बोल दिया कि एक वेव बन गई है, लेकिन ये वेव क्या चीज़ है, देखो इसका 10 टू द पावर -34, इतना कम वेव लेंथ है कि वो तुमको पता भी नहीं चलेगा कि वेव है। इज इट क्लियर? इसलिए हम भी दौड़ जाएं, तुम भी दौड़ जाओ ना, तब भी हम लोग वेव बन जाएंगे, लेकिन वो वेव अनडिटेक्टेबल है बेसिकली, उसकी वेवलेंथ इतनी कम है। अगर देखो इसमें मास की वैल्यू कम किया जाए, ध्यान दो, अगर मास की वैल्यू को देखो ऊपर क्या बैठा हुआ 10 टू द पावर -34, तो अगर मास को तुम कम करते चलो तभी तो कुछ वेवलेंथ अच्छी खासी आएगी। तो इसीलिए जो मैटर वेव है, मैटर वेव नॉर्मल हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर ये सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, आजकल तो रिसर्च में और बड़े बड़े एटम को भी खोजा गया है, आयोडीन को खोजा गया है। जानते हो कि आयोडीन बहुत बड़ा है मेटल होता है, मतलब वो मॉलिक्यूल होता है। आयोडीन देखो कितना होता है, बहुत नीचे है, काफ़ी नीचे है आयोडीन बहुत। तो आजकल जानते हो बहुत बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल या एटम को भी जानते हो, उसके करस्पॉन्डिंग जो मैटर वेव का लैम्डा होता है वो निकाला गया है। लेकिन स्टार्टिंग में समझने के लिए समझ लो कि ये जब तक मास की वैल्यू बहुत कम नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, समझ में आया? इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कितना होता है -31, 10 टू द पावर -31, तो यहीं से इसको बैलेंस कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा भी ट्रेवल कर दोगे ना तो क्या बन जाएगा, एक अच्छा खासा वेव बन जाएगा।
तो उसको एक्सपेरिमेंटली, कहने का मतलब लाइन लिख लो कि इन अ डेली लाइफ दिस इज नॉट पॉसिबल, बट these matter wave subatomic particle shown by subatomic particles, these matter wave are shown generally by subatomic particles. ठीक है, अब इसको सब एटॉमिक पार्टिकल ही जब इसको शो कर सकते हैं तो आपको सब एटॉमिक पार्टिकल को क्या करना होता है, थोड़ा वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। जब तक आप वेलोसिटी नहीं दोगे तब तक उसके अंदर मोमेंटम होगा नहीं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल को कैसे एक्सेलरेट किया जाता है, बहुत ही सिंपल टर्म है, बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना है तो किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल में उसको एक्सेलरेट कर दो, दो प्लेट के बीच में कर दो, पोटेंशियल लगा दो, और अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो एक्सेलरेट हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है सबको? तो अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना है तो लिख लीजिए k इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू वी। ये V पोटेंशियल जो अप्लाई किया गया है, इस पोटेंशियल एप्लीकेशन से जो तुम्हारा एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो K हो गया। इज इट क्लियर? तो K की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये हाफ mv स्क्वायर, देखो हाफ mv स्क्वायर E इंटू वी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये एक नया चीज़ आ गया, क्या है ये, m स्क्वायर वी स्क्वायर, इसी को मोमेंटम बोलते हैं। तो p स्क्वायर बाई m, तो p की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, p की वैल्यू आ गई 2mev अंडर रूट, ये v आपका पोटेंशियल है, ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी नहीं, ये वाला आपका वेलोसिटी है, ये आपका वेलोसिटी है, ये आपका पोटेंशियल है, ये कैपिटल V है, स्मॉल v है। अगर इस v की वैल्यू पुट कर दो तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, h अपॉन अंडर रूट 2me इंटू वी। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसी भी पार्टिकल जिसका मास m है, जिसके ऊपर चार्ज E है, देखो इस मेथड से केवल आप उसी पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हो जो पार्टिकल तुम्हारा चार्ज्ड है। समझ में आया? जो चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक्सेलरेट करना आसान है, न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट करना बहुत ही टफ है, सबसे टफ काम है। कभी सोचना कि कैसे न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट कर सकते हैं। भाई एक्सेलरेट करने के लिए क्या होता है, कुछ पोटेंशियल चाहिए। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रॉन को नहीं कर पाओगे आप। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कोई भी तुम आयन को आराम से कर सकते हो। अच्छा, इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, स्पेसिफिकली अगर इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए, देखो ये E मैंने इलेक्ट्रॉन लिया था, ठीक है, E इंटू वी। तो इलेक्ट्रॉन के केस में अगर मास और E और 2 की सबकी वैल्यू रखा जाए और H की वैल्यू रखा जाए तो एक फॉर्मूला आता है, ये आता है 1.227 अपॉन रूट वी। ये फॉर्मूले को डायरेक्ट आपको याद रखना है। नैनोमीटर, ये आपका फॉर्मूला डायरेक्टली आपका इलेक्ट्रॉन, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। अगर कल को कोई और चार्ज पार्टिकल, ध्यान दो, तो यहां पे उस चार्ज की वैल्यू रखी जाएगी। समझ में आया? क्यों? और उस केस में मास उस पर्टिकुलर सब एटॉमिक पार्टिकल या जो भी आपका एटम है या मॉलिक्यूल है। तो ये फॉर्मूला केवल इलेक्ट्रॉन के लिए है। हाँ, मैंने मास और ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज इलेक्ट्रॉन रख के ये एक फार्मूला बनाया, क्योंकि इस फार्मूले में न्यूमेरिकल आपको डायरेक्टली आ जाता है कई बार। इसमें आप सीधे कैपिटल V मतलब कितना पोटेंशियल लगा के कितने नैनोमीटर आप जनरेट कर सकते हैं वेव। तो एक एग्जांपल आपके बुक में लिखा है कि अगर आप 120 वोल्ट, अगर कैपिटल V की वैल्यू 120 वोल्ट आप लगा दीजिए तो ये लैम्डा की जो वैल्यू आती है 1.227 डिवाइड बाई ये वैल्यू आपकी आ जाती है 0.112 नैनोमीटर। ठीक है, 0.112 नैनोमीटर ये आपकी जो वेवलेंथ है। ये आधे समझ में आ गया? मतलब आपका एक इलेक्ट्रॉन अगर इस वोल्टेज से पास किया जाए तो आपका जो मैटर वेव बन रही है वो आपकी ये है। इज इट क्लियर? ये तो थियरी पार्ट हो गया, ये थियरी पार्ट हो गया। अब इसको तो कैसे माना जाए,
भाई हम इसको नहीं मानते हैं। देखो ये 0.1 जो नैनोमीटर है ये आपकी एक्सरे रेंज में है। देखो ये 1 एंगस्ट्रॉम है। ईएम वेव में देखे होगे 1 एंगस्ट्रॉम की जो वेवलेंथ होती है वो एक्सरे की होती है। क्लियर है ये? तो आपके कोर्स में उसे है नहीं तो मैं 2 मिनट में बस बता दे रहा हूँ। थोड़ा लास्ट में आपके बुक में दिया है डेविसन एक एक्सपेरिमेंट दिया है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये आपके है नहीं कोर्स में। देखो इस एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया गया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया गया है, देखो ये जो 1 एंगस्ट्रॉम आ रहा है लगभग, जो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनके बीच की स्पेसिंग लगभग इसी ऑर्डर की होती है, 10⁻⁻10 की ऑर्डर की होती है। न्यूक्लियस 10⁻⁻15 होता है, एटम 10⁻⁻10 होते हैं, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम। यानी कि 2 एटम, अगर देखो कोई भी मेटल रखोगे ना तो उसमें जो 2 बहुत ही पतली शीट रखोगे तो उसके बीच में 2 एटम के बीच की जो प्लेसिंग है, इसका मतलब ये आपका इस ऑर्डर का हो गया। ये बात समझ में आई? यस सर। मतलब ये 2 एटम है, समझो ये 2 एटम है और बीच में एक छोटा सा न्यूक्लियस है। तो ये 2 एटम पे अगर इस पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, ध्यान से दो, अगर एक्सरे यहाँ पास की जाती है तो ये अभी हमने पढ़ा वेव में हमने क्या पढ़ा था? डिफ्रैक्शन पढ़ा था। ये स्लिट की तरह बिहेव करने लगता है। ये छोटा सा जो पार्ट है ये स्लिट की तरह बिहेव करता है और यहाँ से क्या होता है? डिफ्रैक्शन फिनोमेना होती है। इस डिफ्रैक्शन फिनोमेना जब एक्सरे हम लोग डालते हैं तो हमको डिफ्रैक्शन फिनोमेना नोट करते हैं, हम लोग देखते हैं, मिलती है। जब इस साइंटिस्ट ने क्या किया, बोले कि अगर ये वेव है तो अगर आप बोल रहे हो ये 1 एंगस्ट्रॉम की वेव है तो इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो दिखना चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां पे डाला गया ना तो इनको ये दिखा। इसका मतलब सेंड किया गया पार्टिकल, लेकिन बिहेवियर कैसा दिख रहा है? ये डिफ्रैक्शन फिनोमेना शो कर रहा है। और डिफ्रैक्शन हम लोग जानते हैं बहुत ही क्लियरली एक वेव फिनोमेना है, इसको पार्टिकल नहीं दिखा सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि जो भी कहानी डी ब्रॉय ने लिखी थी ये चीज हमारी सही थी। ये बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, तो बस इसको 2 लाइन में लिख लो कि डेविसन एंड जर्मर बेसिकली प्रूव्ड दिस फॉर एक्सरे एज वेल एज फॉर इलेक्ट्रॉन मैटर वेव। बस बाकी डिटेल आपके बुक में लिखा है वो मैं जा नहीं रहा हूं उसमें, छोटा। तो ठीक है, इस प्रिंसिपल में बहुत सिंपल देखो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच, वेयर एच इज इक्वल टू एच बाई 2 पाई। डेल्टा एक्स बेसिकली टेल्स यू अबाउट पोजीशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। डेल्टा पी क्या बताता है? पी इज बेसिकली मोमेंटम में चेंज क्या है। मोमेंटम मतलब क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी मतलब ये मूविंग, मतलब आप मूव भी कर रहे हो, आपकी पोजीशन एक समय में दोनों को नहीं बता सकते हो। मतलब एक 0 होगा तो एक इन्फिनिटी हो जाएगा, एक इन्फिनिटी हो जाएगा तो एक 0 हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का भी रुक नहीं सकता है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तुमने बता दिया तो उसकी वेलोसिटी इन्फिनिटी हो गई। वेलोसिटी अगर 0 हो गया तो उसका मास इन्फिनिटी हो गया। दोनों में हर समय अनसर्टेनिटी है, मतलब एक चीज़ में दोनों का अनसर्टेनिटी की, लेकिन प्रोडक्ट फिक्स है। ये चीज़ बताया गया है। इसमें जो भी चीज़ है और इसमें जो भी अनसर्टेनिटी है, दोनों का प्रोडक्ट फिक्स है, ये बताया गया है। ठीक है, तो इसमें बहुत डिटेल में नहीं आपके बुक में है, बस इतना बताया गया है कि एट एनी टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर बोथ द पोजीशन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एट द सेम टाइम एग्जैक्टली, एक ही टाइम पे दोनों चीज़ नहीं मेजर हो सकता है। इसको लाइन में लिख लीजिएगा, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम एग्जैक्टली। देयर इज ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। लिख लो, देयर इज ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड सम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, लास्ट लाइन में, बट द प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी इज इन ऑर्डर ऑफ एच।